हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं किशोर सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूक्लियोकेम फोरम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हमारा नया टॉपिक और उसका नाम है आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। मैं हेडिंग लिख लेता हूं, आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसके पहले की वीडियो में हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़े और वो बेसिक डेफिनेशन का लिंक मैंने इस आई बटन पे दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में फिर ये वीडियो देखिए तो काफ़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। आयनाइजेशन का मतलब होता है आयंस, और आयंस होते हैं दो प्रकार के, एक पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और नेगेटिवली चार्ज एनायन। बट हम आयनिक सॉलिड के बारे में नहीं पढ़ रहे तो इसके बारे में डिटेल में नहीं जानेंगे। बट मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आयंस क्यों जनरेट होते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो भी सब्सटेंस आप पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, स्पेशली वाटर में जब आप डिसॉल्व करते हो तब जाके वो क्या होता है, वो होता है डिसोसिएट। डिसोसिएट का मैंने आपको मीनिंग बताया था इसके पहले वीडियो में। डिसोसिएट का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक होके अलग होना, सेपरेट होना, बिखरना। जब आप किसी कंपाउंड को या फिर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हो, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, तब जाके वो डिसोसिएट होता है और आयंस बनते हैं। तो आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन दोनों आप सेम टर्म कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लिखना मत, ठीक है। तो डिसोसिएशन जितना होगा उतने ही ज्यादा आयंस आपको मिलेंगे। तो डिसोसिएशन का जो वैल्यू आएगा या फिर जो भी अमाउंट रहेगा या फिर जो भी परसेंटेज रहेगा, उस बेसिस पे जो एसिड और बेसिस होते हैं उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सो एक्सटेंट ऑफ, या फिर आप बोल सकते हैं कि डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, एसिड्स एंड बेसिस आर क्लासिफाइड एज। तो एसिड एंड बेसिस का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, दो टाइप का होता है। पहला, ये जो एसिड्स होते हैं ये दो टाइप के रहेंगे। पहला रहेगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा रहेगा वीक एसिड, ठीक है। दूसरा जो रहेगा बेस, उसका भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे कैसे, एक तो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक बेस। इसके पहले के वीडियो में हमने ये देखे थे कि एसिड और बेसिस के दो टाइप्स होते हैं, बट इस वीडियो में हम जानेंगे कि यही दो टाइप्स क्यों होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। आपको अगर लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, बेटर रहेगा। आप इसको लैंडस्केप मोड पे देखते जाइए, काफ़ी आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अब हमारे पास में ना दो टाइप के एसिड बेसिस है। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हम किसे कहेंगे, वो डिपेंड करता है कि उसके आयनाइजेशन कितना होता है, और आयनाइजेशन कितना होगा वो डिपेंड करता है कि उसका डिसोसिएशन कितना होता है। तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन का मीनिंग क्या हो सकता है, डिसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन का मीनिंग क्या हो सकता है कि पर्टिकुलर अमाउंट, यानी कितना अमाउंट आपने लिया और उसमें से कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ, दैट इज नोन एज एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ऑलमोस्ट 100% होता है। ऑलमोस्ट 99.99 भी अगर हो जाता है तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा है ना, तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे, द सब्सटेंसेस और द कंपाउंड्स हैव अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, और दे हैव अ ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, और दे हैव ग्रेटर एबिलिटी टू आयोनाइज देमसेल्व्स, है ना। तो उनको हम कहेंगे कि वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और वो आपके स्ट्रॉन्ग बेसेस है, ठीक है। दूसरा होता है वीक एसिड और वीक बेस। अब वीक एसिड और वीक बेस आपको मुझे शायद बताने की जरूरत तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वो कंपाउंड्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन काफी ज्यादा होता है। दे हैव अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और ग्रेटर वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। वीक एसिड और वीक बेस के बारे में मुझे बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे जो आप बोलेंगे उसमें थोड़ा सा चेंज है। आप ये नहीं बोल सकते कि दे हैव वेरी लिटल एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन,
है ना, या फिर दे हैव अ लेस अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन और दे हैव अ लेस वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन। लेस नहीं बोलना है, लेस नहीं बोलना है, फिर क्या बोलना है, दे हैव वेरी लेस नहीं बोलना है, सिर्फ लेस बोलना है, लेस वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन। समझिए, वेरी लेस नहीं बोलना है, क्योंकि इसका मतलब देखिए कैसा होता ना, आपको इसका वैल्यू पता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कितना % डिसोसिएट होगा, या फिर कितने अमाउंट में डिसोसिएट होगा, या फिर आपने जितना लिया उसमें से पूरा डिसोसिएट होगा, ये वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है। तो बेटर है दे हैव लेस वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन, ये बोलना ठीक रहेगा। वेरी लेस ये नहीं बोल सकते, वेरी लेस अगर आपने कहा तो वो पूरे वीक एसिड और पूरे वीक बेसिस के लिए वो लागू हो जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं है। किसी का ज़्यादा होता है डिसोसिएशन बट 100% नहीं, वो 90%, 60%, 70% तक आएगा, तो कुछ लोगों का 10%, 20%, तो लेस भी नहीं एकदम ज़्यादा भी नहीं। तो बेटर है भैया वेरी लेस बोलने से अच्छा ना लेस वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन बोलिए, ये काफ़ी अच्छी टर्म है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस में कौन आते हैं, वो आता है HCl, HNO3, देन H2SO4। ये वो लोग हैं जिनका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है और दे हैव हायर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन, है ना। HCl, HNO3, H2SO4 जब आप इसका डिसोसिएशन करते हैं तो इसका 100% डिसोसिएशन हो जाता है, इसीलिए इनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, लैंग्वेज को चेंज कैसे करेंगे, इनका वैल्यू ध्यान से सुनिएगा, इनका वैल्यू डिसोसिएशन का, है ना, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू इनका ज़्यादा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, यानी HCl कहीं पे भी दिख गया आपको तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कब पता चला, जब उसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। और वीक एसिड और वीक बेसिस में कौन आते हैं, जैसे NH4OH है ना, उसके बाद में CH3COOH है, ये तो वीक एसिड है, ये वीक बेस है। तो ये वीक एसिड और वीक बेस क्यों है, क्योंकि इनका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन काफ़ी कम है, ठीक है। अब इसके पहले की वीडियो में हमने एक बात पढ़ी थी और उसका नाम था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हमने इसे डिनोट किया था अल्फा से। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या आया था, वो फॉर्मूला ये था कि आपने टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने लिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने लिए, उसमें से फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुए। समझे क्या, यानी आपने अगर 100 मोल्स लिए उसमें से कितने डिसोसिएट हुए वो वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब जरा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में सोचिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो मैंने आपको बताया या फिर बहुत जगह पे लिखा है या फिर रिसर्च का डेटा है कि जितना आप लेते हैं पूरा डिसोसिएट होता है। इसका मतलब अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो पूरा 100 डिसोसिएट होगा, तो वैल्यू 1 आना है, ठीक है। अगर आपने 50 मॉलिक्यूल्स लिए पूरे 50 डिसोसिएट होते हैं, 20 मॉलिक्यूल्स लिए 20 मोल्स डिसोसिएट होते हैं। तो 100% जब डिसोसिएशन होता है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, और ये कॉमन सेंस है, चीज़ों को याद मत रखिए, उसको सीखिए, बहुत आसान होगा। तो सभी स्ट्रॉन्ग एसिड और सभी स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, बताने की जरूरत नहीं है। ये नंबर हमें फिक्स पता है तो उसे क्यों कैलकुलेट करना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो किसका कैलकुलेट करना होगा, वीक एसिड और वीक बेस का, ठीक है। और वीक एसिड और वीक बेस के लिए और एक टर्म है, तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अभी उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, हमें जानना है वीक एसिड और वीक बेस के बारे में। तो चलिए उसको जानते हैं। अब वीक एसिड और वीक बेस का जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, जो भी मैं बताता हूं क्या होता है वो, उसको हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ये दोनों के लिए रहेगा, आपका वीक एसिड के लिए भी और वीक बेस के लिए भी। चलिए पहले
वीक एसिड के लिए जानते हैं। अब वीक एसिड की में हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3COOH, काफ़ी कॉमन एग्जांपल है। CH3COOH का जब आप एग्जांपल लेते हो तो इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या रिएक्शन करते हो आप, बनाइए आयन CH3CO- एंड H+, ठीक है। तो ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन बना और हाइड्रोजन आयन बना, ठीक है। अब ये है आपका कटायन और ये अनायन। अब यहाँ पे अगर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा हेडिंग है और ये K। तो वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka से डिनोट करते हैं, ठीक है। और Ka का जो फॉर्मूला है उसके बेस पे हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए फिलहाल के लिए ये जो वीक एसिड है इसको आप समझ लीजिए Ha। H का मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे कंसिडर कीजिए और A का मतलब एसिड। तो इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, ये हो जाएगा H+ और A-। देखिए मैं ये एग्जांपल के तौर पे इसको एब्रीविएशन में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ये लिखूंगा तो कुछ स्टूडेंट्स ये भी समझ सकते हैं कि ये रूल सिर्फ इसी के लिए लागू होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जितने भी वीक एसिड्स हैं हमने उसको इससे डिनोट किया, ठीक है। तो Ka का जो भी फॉर्मूला आएगा वो देखिए कैसा आता है, वो आता है रेशियो आता है कॉन्सेंट्रेशन का, किसका, रिएक्टेंट, और न्यूमरेटर में जाता है प्रोडक्ट यानी H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A-। अब मैंने आपको इसको डिटेल में नहीं बताया क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहला, ये एक्वस कंडीशन में है और ये कॉन्सेंट्रेशन में, फॉर्मूले में एक्वस में ना लिखे, इसे भूल जाइए। देखिए अभी मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि एक सबसे पहले अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहला K क्या है, वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके होते हैं, वीक एसिड वीक बेस के। हम किसे पढ़ रहे हैं, वीक एसिड को। वीक एसिड में हमने एग्जांपल किसका लिया, CH3COOH को। ऐसे कई सारे वीक एसिड्स हो सकते हैं इसलिए हमने उसको डिनोट किया HA से, ठीक है। तो HA का ये जो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है, इसे मैंने अगर Ka का फॉर्मूला लगाया तो ये आता है, ये आता है। मैं बता नहीं रहा हूँ आपको ये क्या है, बट मैं Ka का डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूँ और वो आपको समझेगी नहीं, इसलिए सुन लीजिए। अब K का डेफिनेशन क्या है, वो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सुन लीजिए बराबर, आपको, मुझे पता है आपको समझेगा नहीं और भूल जाइए, नहीं समझ में आ रहा ना, भूल जाइए इसे। मेरे पास में दूसरा डेफिनेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम फॉर वीक एसिड। देखिए कितना आसान है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा है वो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कौन, ये वो वैल्यू जो दोनों को इक्वल में लेके आई है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आ गए, वो वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम यानी वीक एसिड का, ये फॉर वीक एसिड, है ना। समझ में नहीं आया ना, भूल जाइए इसे। मैं दूसरा डेफिनेशन बताता हूं, अगर ये समझ में नहीं आती है तो ये जो दूसरा डेफिनेशन बता रहा हूं उसको याद रखिए, ठीक। मैं इसे आप लिख लीजिए पहले ये लाइन को, अब मैं मिटा रहा हूं इसको। अब देखिए मैं दूसरा डेफिनेशन बना रहा हूं और ये बहुत आसान है, फॉर्मूले के बेस पे ही है। Ka को हम क्या कह रहे हैं, Ka है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड्स। वीक एसिड के बारे में अच्छे से सुन लीजिए, उसके बाद में आपको ना वीक बेस बहुत आसानी से समझ में आएगा। डेफिनेशन देखिए, फॉर्मूले में आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे डिवीजन में। डिवीजन के लिए हमारे पास में और एक वर्ड है और उसको कहते हैं हम रेशियो, RATIO, रेशियो। अब ये रेशियो आपको दिख रहा है किसका, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का, है ना। HA क्या है आपका रिएक्टेंट है और H+ और A- क्या आपका प्रोडक्ट है। बस यही बोलना है आपको, क्या, रेशियो ऑफ, ये जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं हम इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब मैं आपको पूरी टर्म समझा दे रहा हूं। ये जो ब्रैकेट है इसे हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, ये जो डिवाइड है इसे हम रेशियो कहते हैं, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट कहते हैं, माइनस को डिफरेंस कहते हैं और प्लस को सम कहते हैं या फिर एडिशन कहते हैं, और डिवीजन को हम रेशियो कहते हैं,
ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ concentrations of product and concentration of reactant। अगर कई सारे होंगे तो ऐसे, बट वैसा होता तो नहीं है, अकेला ही रहता है, इसको भूल जाइए, इसे याद रखिए। देखिए मैंने डेफिनेशन बहुत आसान कर दिया आपके लिए। रेशियो का मतलब डिवीजन, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये जो दो बॉक्सेस दिख रहे हैं ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट का, ठीक है। अब मैं फॉर्मूले से बता रहा हूं, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आसान है ना, बहुत आसान है। वीक बेस के लिए भी यही फॉर्मूला लगाना है हमें, ठीक है। तो कंसेप्ट को समझिए, केमिस्ट्री काफी आसान है। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी रेशियो किया है किसका, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, किसका मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट में जो लोग हैं उनका, क्योंकि दो लोग हैं ना, अकेला रहता तो फिर बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट आपको आयंस तो मिलेंगे, और मिलेंगे तो दो ही तो मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे दो का होना जरूरी है, और दो अगर है आपको मल्टीप्लिकेशन तो करना मस्ट है, ठीक है। तो इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट में। काफी आसान है। अब मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, फिर से एक बार आप फॉर्मूले को देखिए और मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये है आपका Ka यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड का डेफिनेशन। समझ में आया? ये हो गया आपका Ka, किसके लिए, वीक एसिड के लिए। हाँ, अगर आप इसे Ka का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहो तो ये कुछ ऐसा होगा, Ka इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी CH3CO माइनस एंड H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी CH3COOH। समझे स्टूडेंट्स? तो कोई भी वीक एसिड के लिए आप अगर ये फॉर्मूला लगाते हो तब जाके ये ऐसा आएगा, और इसी के बेस पे आप Ka का डेफिनेशन बनाइए, या फिर Ka का दूसरा भी डेफिनेशन है, अगर वो याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम है तो काफ़ी सिंगल लाइन में, बट समझना ज़रूरी है ना, ठीक है। तो ये है आपका वीक एसिड के लिए। अब मैं इसे मिटाता हूँ, आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट हम वीक बेस के लिए डिराइव करते हैं। चलिए, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक हो रहा है। तो सेकेंड पार्ट वीक बेस, और ये है हमारे वीडियो का लास्ट पार्ट, ठीक है। अब वीक बेस में बेस को हम डिनोट करते हैं बी से, और बेस की खासियत क्या होती है, उसके पास में हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, तो इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ये देखिए, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पास में अगर कोई स्ट्रांग एसिड है और कोई वीक एसिड है तो उसका रिएक्शन लिखते वक्त देखिए ज़रा, मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो में बताया, बट फिर भी अगर HCl लिया तो उसके बनेंगे H प्लस और Cl माइनस। क्या बनेंगे? H प्लस और Cl माइनस। शायद उधर नहीं दिख रहा होगा आपको, बट HCl के बनते H प्लस और Cl माइनस। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं हो सकता, क्योंकि इसका 100% आयनाइजेशन होता है, 100% डिसोसिएशन होता है, इसलिए इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। वही अगर मैं वीक एसिड लेता हूं यानी CH3COOH, तब मैं इसे फॉरवर्ड के एरो से डिनोट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका 100% आयनाइजेशन नहीं होता, 100% डिसोसिएशन नहीं होता, इसीलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर सकता है। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन लिखते हो तो रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो लिखना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, ध्यान में रखिएगा। अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप, और मुझे आशा है कि आप ध्यान में रखेंगे हर वो चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ। तो BOH ये हो जाएगा आपका B प्लस एंड OH माइनस। अब इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka का फॉर्मूला क्या आएगा? वो आएगा, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कौन है प्रोडक्ट में, B प्लस है, OH माइनस है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है।
ये है आपका Ka का फॉर्मूला किसके लिए, वीक बेस के लिए। देखिए हार्डली 1 या 2 मिनट में फिनिश हो गया होगा, क्योंकि आपको वीक एसिड का अच्छे से समझ में आया इसलिए। तो Ka का फॉर्मूला जो है उसके बेस पे हम इसका डेफिनेशन, अब डेफिनेशन 2 है, उसमें से सबसे पहले डेफिनेशन में मैं आपको बता रहा हूँ क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम फॉर वीक बेस। फिर से बता रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम फॉर वीक बेस। अगर ये डेफिनेशन याद नहीं रहती है तो भूल जाइए, छोड़ दीजिए उसे। ये डेफिनेशन याद रखिए, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आसान है, समझ में आया। तो ये है आपका इस वीडियो का आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ये टॉपिक यहाँ पे ये फिनिश होता है। इससे रिलेटेड आपके माइंड में अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता था, थियोरी के, स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के थियोरी के मेरे खुद के भी नोट्स हैं, वो भी अगर आपको चाहिए होंगे तो मुझे मेरे जो मैंने नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे उस पर मैसेज कीजिएगा और आपका नाम और आपने ये मुझे कहाँ से मैसेज किया वो ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि मुझे मेरे कोचिंग से भी, मेरे कॉलेज से भी मैसेजेस आते हैं, तो वो मैं आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊँगा कि आपने कहाँ से है। तो मुझे लिख कर भेजिएगा आपका नाम, और मैं सर यूट्यूब से हूँ और मुझे आपके ये चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो उसको मैं तुरंत PDF फॉर्म में मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। तो ये है आज का सेशन हमारा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वो काफ़ी आसान है, ठीक है। और जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया उसको अच्छे से लिख कर रखिए। और ये सभी टॉपिक मैंने मेरे नोट्स में कवर किए हैं, साथ में न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं, तो वही न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं पूरे वीडियोस में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है आज का हमारा लास्ट इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी हम 3 अलग अलग डेरिवेशन में डिराइव करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा मेरे साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ में मैंने फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दिया है, और मेरा खुद का जो मैंने सब्सक्रिप्शन किया है माय फेवरेट ट्यूटर पे, वो भी लिंक मैंने दिया है। ये तीनों साइट्स पे आप विजिट कर सकते हैं और ज़रूर मिलिएगा, और मैसेज, कमेंट कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।